अभी हम सेकंड स्टेप के ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका एक्चुअल मैकेनिज्म अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद हम एनसीईआरटी को रीड करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आप देखो, ये सबसे पहले आपके सामने मैंने डीएनए रखा है। अच्छे से देख लो। ऐसा देखो, कभी जिंदगी में डीएनए नहीं देखा हो। अब इस डीएनए को आपको क्या करना है? रिप्लिकेट करना है। कैसे करना है? हाँ, कैसे करना है? ऐसा कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं करना है। इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए कौन से मटेरियल्स की आपका आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो। ठीक है। सबसे पहले जो हम पहला स्टेप करेंगे, वो पहला स्टेप होगा अनवाइंडिंग। आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है, बस आप एक कोने में लिख लो अनवाइंडिंग। लिखा क्या मुझे बताओ? लिखो, जस्ट फास्ट लिखो अनवाइंडिंग। लिख लिया? पहला स्टेप। यस सर। तो अभी क्या है ना, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक जो जगह होती है उस जगह को हम बोलते हैं ओआरआई साइट। वो जो ओआरआई साइट होती है, उस ओआरआई साइट में सबसे पहले जाके जो एंजाइम जुड़ता है, इस एंजाइम का जिक्र जो है एनसीईआरटी में भले ही ना हो, लेकिन मैं आपको बोलने वाला हूँ। पहले हम समझ लेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फिर आप सोच लेना आपको कितना याद रखना है नहीं रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंजाइम आके जुड़ता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये जो एंजाइम है, वो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है। आपको पता है ऑलरेडी, आसानी से आपको पता है कि अगर मानो यहाँ पे एडेनाइन है, यहाँ पे थाइमिन है, उनके दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मानो कि यहाँ पे गोनाइन है, यहाँ पे साइटोसिन है, उन दोनों के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा। दोनों स्ट्रैंड को अगर सेपरेट करना है तो उन दोनों के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम कर रहा है। तो डीएनए हेलिकेज को, जो हेलिकेज का जो मेन फंक्शन है वो है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमको पता है कि कभी भी जब हम एंजाइम की बात करते हैं, इसलिए इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया था एंजाइम वाला टॉपिक, तो एंजाइम में हमने देखा था कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कंपोजिट एंजाइम होते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटीन वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एपोजाइम या फिर एपो एंजाइम वाला पार्ट बोलते हैं। दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। यहाँ पे अभी कोफैक्टर की तरह पे कौन काम कर रहा है? एमजी प्लस प्लस काम कर रहा है। तभी जाके ये एंजाइम काम करेगा, हेलिकेज नहीं तो काम नहीं करेगा। तो डीएनए एंजाइम ने अपना तो काम कर दिया भाई। उसने अपना काम क्या कर दिया? उसने दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि बीच में जो है बहुत सारी जगह बन गई। ठीक है, बहुत सारी जगह बन गई। तो ये जो जगह बन गई, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करेंगे, जहाँ पे काम करने के बाद वो क्या करेंगे? और एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे बनाएंगे, और नीचे भी और एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा बनाएंगे। तो आप देखो कि जैसे मानो कि कभी भी आपको अगर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, मानो कि अगर आपको रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, लो नीड टू मानो आपके घर पर करना है। ठीक है। तो आप क्या करते हो? एट अ स्ट्रेच जो एग्जिस्टिंग पूरा का पूरा रोड है उसको पहले आप पूरा खोद देते हो क्या? नहीं, आप क्या करते हो? पार्ट पार्ट में काम करते हो। भाई इतना पार्ट में काम चल रहा है, कम से कम दूसरे वाले पार्ट में तो लोग आसानी से जा जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए डीएनए का रिप्लिकेशन जब भी होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा डीएनए को अनवाइंड कर दो एट अ स्ट्रेच, एक ही टाइम पे सारा डीएनए अनवाइंड कर दो और सेल को मरने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि थोड़े थोड़े जगह पे अनवाइंडिंग हो जाता है, फिर वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, फिर आगे अनवाइंडिंग होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे आगे प्रोसेस चलते रहती है। इसको आपको याद रखना है। अरे भाई, ये बात समझ में आ रही है कि आप दोनों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। यस यस सर। सर। ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया? बॉन्ड को ब्रेक किया। अभी आप देखो कि कभी भी अगर कोई रस्सी हो, ठीक है, रस्सी हो, धागा हो, वो ऑलरेडी अगर कॉइल्ड है, उसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से कट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, तो क्या होता है ना, दोनों एंड में क्या होती है?
सुपर कॉइलिंग हो जाती है। देखो आप यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई। यहाँ के मैंने क्या किया, बस बॉन्ड ब्रेक किए, तो उधर दोनों साइड में सुपर कॉइलिंग हो गई। तो सुपर कॉइलिंग जो होती है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। उसको याद भी नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखो कि जहां पे हमने क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं, वहां पे आप देखो कुछ एंजाइम्स आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स आके जुड़ रहे हैं। देखो ये वाले कौन से एंजाइम्स आके जुड़ रहे हैं, इनको बोला जाता है एसएसबी। एसएसबी का लॉन्ग फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नहीं होता है। एसएसबी का लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड होते हैं, इसलिए उनको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। इसका काम क्या है, देखो इसका काम ये है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकता है। नहीं तो क्या होता है आपको पता है, जैसे ही समय फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, एडेनाइन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है तब तक ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखना है। तो सेपरेट रखने के लिए जो प्रोटीन काम में आते हैं वो होते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये पूरा जो डिस्कशन हुआ ना, इस स्लाइड में जितना भी पूरा डिस्कशन हुआ है, उसमें बस एक शब्द याद रखो आप, अनवाइंडिंग। और अनवाइंडिंग कहाँ पे होता है, ओआरआई साइट पे होता है। ये बात क्लियर है आपको कि नहीं, ये बताओ मुझे। क्लियर है तो बोलो क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ। सब क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं हम, ये टोपो आइसोमरेज को भी छोड़ देते हैं। टोपो आइसोमरेज क्या करता है ना, जो दोनों साइड की जो कॉइलिंग है ना, उधर ऐसा कट मारता है। कट मारने के बाद क्या करता है, वो पहले कॉइलिंग को नॉर्मल कर देता है, फिर से जोड़ जाता है। मतलब कट करो, सुपर कॉइलिंग को नॉर्मल करो, और फिर से जोड़ दो। ये टोपो आइसोमरेज का काम होता है, वो जो कि सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऐसे करके। तो अभी सेकंड स्टेप के ऊपर हम बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है। देखो पहले अनवाइंडिंग का जो है वो समरी एक बार देख लेते हैं। तो अनवाइंडिंग कहाँ पे स्टार्ट होती है, ओआरआई पे स्टार्ट होती है, प्रोकैरियोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीआईएमपी, इसको याद रखना है। इसको याद रखना है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कितनी ओआरआई साइट प्रेजेंट होती है, कितनी ओआरआई साइट प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक में बस एक ही ओआरआई साइट प्रेजेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक मतलब हम, जो हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, अगर उसको अगर रेप्लिकेट करना का अगर हमने प्रयास किया एक ही जगह से, तो कभी नहीं होगा हमारा डीएनए रेप्लिकेट। ऑलरेडी हमको पता है कि मिनिमम 23 घंटे लगते हैं डीएनए को डबल करने के लिए ह्यूमन सेल में। और उसमें भी कई ओआरआई साइट होती है, कई कई ओआरआई साइट होती है, बहुत सारी ओआरआई साइट होती है, मेनी ओआरआई साइट। इसकी वजह से हमारा डीएनए 23 घंटे में रेप्लिकेट हो सकता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का डीएनए इतना नहीं होता है, तो एक ओआरआई साइट सफिशिएंट होती है उसका डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस ऐसी नहीं कि मतलब हाँ बहुत यू नो कम स्पीड से चलती है, वो भी बहुत एकदम हार्ड स्पीड से काम होता है। स्पीड मतलब आप आप मतलब एक सेकंड में कुछ तो 2000 बॉन्ड्स बेस पेयर जुड़ जाते हैं। एक सेकंड, सेकंड की बात है, मतलब सेकंड के अंदर 2000 बॉन्ड जुड़ जाते हैं। हम देखेंगे आगे, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है लेकिन एक्यूरेट प्रोसेस होती है। तो याद रखना, प्रोकैरियोट में कितनी ओआरआई साइट होती है, बताओ तेजोल। ओनली वन। हाँ, और यूकैरियोटिक में? एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे। हाँ, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो अभी हाँ, आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक जो होता है बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो उसमें ओआरआई साइट भी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम मतलब वो एक ही होती है। और यूकैरियोटिक में बहुत बड़ा डीएनए होता है, इसलिए उसकी ओआरआई साइट ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे करके। तो एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, एसएसपी प्रोटीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने से प्रिवेंट करता है, टोपोइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, सेकंड स्टेप जो है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये दो स्टेप होने वाली है, पहली होने वाली है अनवाइंडिंग, दूसरी होने वाली है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। कैसे होगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, हमेशा ये याद रखना, हमेशा याद रखना। मैं आपको इसको डेमो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब भी डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा,
मतलब ट्रांस रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है। कभी भी डीएनए से डीएनए बन रहा है या फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा 5' to 3' ही होगा। इसी डायरेक्शन में डीएनए बनेगा, इसी डायरेक्शन में आरएनए बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये जो होती है वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशा में साइमल्टेनियसली डीएनए बनाने का काम चलता है। ठीक है। तो मतलब एक एक तो आपको पता है डीएनए का स्ट्रैंड एक कौन सा है, 3' to 5' वाला होता है। दूसरा स्ट्रैंड आपको पता है डीएनए का 5' to 3' वाला होता है। डीएनए का स्ट्रैंड, ये नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी डीएनए बन रहा है, ऊपर वाले स्ट्रैंड पे भी डीएनए बन रहा है, इसलिए वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है। अभी देखो मेन एंजाइम कौन सा होता है डीएनए से डीएनए बनाने के लिए। देखो मुझे बताओ, हमको क्या बनाना है। जो बनाना है उसके लिए हमको एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज। अगर हमको डीएनए बनाना है तो हमको एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। अगर हमको डीएनए बनाना है डीएनए का रेफरेंस लेके, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है गौरी, ये प्रश्न आपके लिए है। कुछ भी बनाने के लिए जो एंजाइम लगता है, मतलब पॉलीमर बनाने के लिए अगर कुछ एंजाइम चाहिए हमको, जैसे कि मानो कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड, ग्लू ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। तो अगर पॉलीमर बनाना है मोनोमर से, तो एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज। अगर हमको डीएनए का पॉलीमर बनाना है तो एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए बनाना है डीएनए के रेफरेंस से, तो एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे आरएनए बनाना है डीएनए के आधार पे, तो उस एंजाइम का क्या नाम होना चाहिए बताओ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। अगर मुझे डीएनए बनाना है आरएनए के आधार पर, तो फिर उस एंजाइम का क्या नाम होगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यस वेरी गुड। तो ये पहला एंजाइम हुआ। अभी ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोट में कितने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं और यूकैरियोटिक में कितने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं। तो प्रोकैरियोटिक में टोटल 3 टाइप के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जबकि यूकैरियोटिक में 5 होते हैं, 5। जो आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा। मुझे बताओ, ये सेकंड स्टेप का ये जो डाटा आपके सामने दिख रहा है, वो डाटा आपको याद रह पाएगा क्या। मुझे बताओ कि प्रोकैरियोट में टोटल कितने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, 3 या 5। 3। हाँ। और यूकैरियोटिक में 5। हाँ। तो ये याद रखना है, ये VIMP है, ठीक है। ये क्या है, VIMP है। ठीक है। और दूसरा मुझे बताओ, कभी भी अगर मुझे डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए बताओ। 5' to 3'। यस वेरी गुड। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जस्ट जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि तीनों जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, जस्ट थोड़ा सा मतलब मैं बताऊंगा उनके बारे में, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा। वो नए भी याद रहा तो भी चलेगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसको किसने डिस्कवर किया है बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको डीएनए की लॉन्ग चेन बनानी है, लॉन्ग चेन, बड़ी वाली चेन, लॉन्ग चेन, तो उस केस में आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज करना होता है। जबकि अगर आपको शॉर्ट चेन बनानी है, शॉर्ट चेन, तो पॉलीमरेज 1 2 से काम चल जाता है। आरएनए प्राइमर अगर रिमूव करना है तो बस फर्स्ट ही चाहिए, सेकंड थर्ड प्राइमर रिमूव नहीं कर सकता। अब ये आरएनए प्राइमर क्या चीज है भाई, दिखाऊंगा मैं आपको, सब बताऊंगा, सारी चीज हो जाएगी सब्र रखो। सब्र का फल कड़वा नहीं होता है ना। तो डीएनए रिपेयर, तो डीएनए रिपेयर मतलब कभी भी मानो डीएनए का डैमेज हुआ, कभी एडेनाइन ग्वानाइन तो तकलीफ हो गई, हाँ, वो जुदा हो गए डीएनए से, तो उसको रिपेयर करना है, वहाँ पे एडेनाइन जोड़ना है, ग्वानाइन जोड़ना है, तो रिपेयर करने का काम फर्स्ट सेकंड कर सकता है।
एक्सोन्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है? देखो ये एक एंजाइम है। एंजाइम का अर्थ है होता है, एंजाइम मतलब ये न्यूक्लियस एंजाइम का अर्थ ये होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करे। कहाँ कैसे कट करे? साइड से कट करे। बाजू से, साइड से कट करे, साइड से। और एंडोन्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस का अर्थ होता है बीच में जो कट करता है उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन जो साइड से कट करता है उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। तो आप देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो एक्सोन्यूक्लियस की एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। और कौन सी डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में। तो 3' to 5' डायरेक्शन में तीनों एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस एटलीस्ट ये तो याद रखो। कम से कम ये याद रह पाएगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लॉन्ग चेन बनाता है, यस और नो? बताओ। यस सर। Okay. अभी जस्ट आप देख लेना, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पहले कुछ एंजाइम्स आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसको याद आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है? कुछ एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स आपको याद रखनी है, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमरेज 1 to 3 जो थे, उनको पूछा भाई आपके पास डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना, आपका काम चालू करो। वो क्या बोले पता है? वो बोले कि हम डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमने जन्म लिया है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करे वो हमको पता नहीं है, हमको पहले सिखाओ। तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉबैक जानना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 to 3 का। वो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उनको कोई तो स्टार्ट करने वाला चाहिए, कोई तो पहले एटलीस्ट पहला स्टेप क्या लेना है भाई वो तो दिखाओ, वो तो समझाओ। तो इसलिए आ जाता है यू नो एक स्पेशल एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है, ठीक, जिसका नाम है प्राइमेस एंजाइम। ये है प्राइमेस एंजाइम। तो प्राइमेस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेसेस भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का अर्थ क्या है? जो क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा या फिर आरएनए बनाएगा? बताओ। आरएनए पॉलीमरेज आरएन। मतलब आरएनए बनाएगा। देखो, तो ये आरएनए बनाता है और स्टार्टिंग वाला आरएनए बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्म आरएनए प्राइमर। जो स्टार्ट स्टार्ट वाला आरएनए बनाता है, प्राइमर मतलब क्या? स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग वाला जो आरएनए बनता है उसको आरएनए प्राइमर कहते हैं, और जो बनाता है उसको हम आरएनए पॉलीमरेज या फिर प्राइमेस कहते हैं। एक आरएनए प्राइमर क्या होता है? ये बहुत छोटी सी चेन होती है आरएनए की। कौन बनाता है? प्राइमेस बनाता है। देखो प्राइमेस का मैंने क्या किया, सिंबल आपको कुछ ऐसा दिखा दिया, और डीएनए पॉलीमरेज का सिंबल मैंने कुछ आपको ऐसे दिखा दिया। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको ये चीज दिखाई दे रही है क्या? ये क्या है मुझे बताओ बड़े, ये व्हाट इज दिस? ये कौन सा एंजाइम हो सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है? बताओ कौन सा एंजाइम हो सकता है कि जो ब्रेक करके 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 इधर इस साइड पे जा रहा है? वैसे कुछ 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 एंजाइम यहाँ पे ब्रेक करके इस साइड पे जा रहा होगा, बताओ। बताओ। डीएनए हेलिकेस। हाँ, वेरी गुड। इस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक क्या? देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है 3' to 5'। ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है 5' to 3'। ठीक है। तो मतलब दोनों स्टैंड तो एंटी पैरेलल है, तो सब जगत को पता है। तो अभी पॉइंट क्या है मुझे ये बताओ, अगर मानो कि मुझे ये ओल्ड स्ट्रैंड जो है, इस ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर अगर मुझे न्यू स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज लोग आ जाएंगे या फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा? बताओ कौन आएगा, बताओ दोनों में से कौन आएगा? कौन सा एंजाइम आएगा? यस। आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आ गया, गौरीची इच्छा पूर्ण झाली, है की नाही गौरी? बाकीच्या पेपरमध्ये मार्क पडो का नाही, पण गौरीची इच्छा पूर्ण झाली आज, है ना, की आरएनए पॉलिमरेज आला. आरएनए पॉलिमरेज आल्यानंतर आरएनए पॉलिमरेजने काय केलं गौरी?
शॉर्ट चेन ऑफ आर-एन-ए फॉर्म करी. व्हेरी गुड. आता कम्प्लीट आन्सर द्यायला लागली गौरी है ना. त्याच्यानंतर कोणता एन्झाईम आला सांग बरं. डीएनए पॉलिमरेज. मग तो डीएनए पॉलिमरेज काय करेल आता सांग बरं. डीएनए ची चेन फॉर्म करेल. येस, व्हेरी गुड. तर डीएनएची चेन बनवली अशा पद्धतीने. मला सांग बरं, डायरेक्शन जी आहे कोणती बरं, डायरेक्शन सांग बरं. कोणत्या डायरेक्शन मध्ये आपण डीएनए बनवतो सांग बरं. विच डायरेक्शन. कधी पण जर डीएनए बनवायचं असेल, आरएनए बनवायचं असेल, तर कोणती डायरेक्शनने आपण बनवतो सांग बरं. येस, तेजल. 5 प्राइम टू 3 प्राइम. 5' to 3'. हा, है ना गौरी. हे बघ, हे जर 3' असेल तर हे कोणतं डॅश असेल, 5'. ठीक आहे, तुम्ही पाहू शकता की 5' to 3' ह्या डायरेक्शनने नवीन डीएनएचं स्टँड बनतोय, लक्षात घ्या. ठीक आहे. 5' to 3' ह्या डायरेक्शनने आपला काय बनतोय, डीएनए बनतोय. आणि इकडे कसं बनेल, इकडं हे बघा, ह्या स्टँडला असा डीएनए बनत जाईल आणि या स्टँडला असा डीएनए बनत जाईल. कळतंय मी काय सांगतोय तुम्हाला. येस. यस सर. येस. तर है ना, इथं राहील 5' इकडे राहील 3' अशा पद्धतीने तुमचा तो डीएनए बनेल. आता व्यवस्थित बघा. ठीक आहे. आणखी आपल्याला आणखीन कोणते कोणते एन्झाईम्स लागतात बघा बरं. आपल्याला आणखीन लागतो डीएनए लायगेस एन्झाईम. डीएनए लायगेस एन्झाईम का? कारण की आपल्याला हा आर-एन-ए जो आहे तो डीएनएत कंटिन्युअसली ठेवायचा आहे का? नाही ठेवायचा. आपल्याला ह्या आर-एन-एला काढून टाकायचं आहे. मग आर-एन-एला काढून टाकल्यानंतर एक गॅप तयार होईल. गॅप कोण भरवेल? गॅप भरवेल डीएनए पॉलिमरेज फर्स्ट. तो परत एक छोटासा डीएनए बनवेल तिथे. मग आता हा डीएनए जो आहे, हा वाला डीएनए इथं बनेल ना दुसरा. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचा डीएनए, हा वाला डीएनए. या दोन्ही डीएनएला जोडवणारा कोणीतरी पाहिजे ना. तो म्हणजे कोण? डीएनए लायगेस. तो म्हणजे कोण? डीएनए लायगेस. आता आपण काय करू? प्रॉपरली गोष्टी स्टडी करू. मला सांगा, हे एन्झाईम्स राहतील का तुमच्या ध्यानामध्ये सांगा बरं. येस ऑर नो, राहतील का ध्यानामध्ये? Yes, sir. ओके. आता बघा, मी काय करतो तुम्हाला, हे बघा, कोणतं पण जर आपल्याला घर जरी बांधायचं असेल ना, आता गौरी, आता आम्हाला आय एम प्लॅनिंग टू बिल्ड अ होम. तर मला स्टील लागतंय, मला त्याच्यानंतर सँड लागते, मला त्याच्यानंतर ब्रिक्स लागतात, मला त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टी लागतात. असं होईल का बरं जादूने, अशी चुटकी मारली घर तयार? होईल का असं गौरी, सांग बरं. होईल का असं? नो सर. मग जर मला डीएनए जर बनवायचं असेल तर मला काहीतरी लागतील ना, न्यूक्लिओटाइड्स वगैरे लागतील ना. येस ऑर नो, लागतील का नाही लागणार? हो सर. मग हे बघ, जर डीएनए जर बनवायचं असेल तर मला लागतात डीऑक्सी रायबोन्यूक्लिओसाइड्स. आता डीऑक्सी रायबोन्यूक्लिओसाइड फॉस्फेट म्हण, जर एक असेल तर, तीन असेल तर ट्रायफॉस्फेट. तर जनरली आपण काय करतो, डीऑक्सी रायबोन्यूक्लिओसाइड ट्रायफॉस्फेट यूज करत असतो. हे ध्यानात ठेवायचे. आपण म्हणजे बेसिकली काय करत असतो, डी-ए-टी-पी, ठीक आहे, डी-जी-टी-पी, ठीक आहे, डी-सी-टी-पी, डी-टी-टी-पी, हे लागतात आपल्याला. टी-टी-पी वाले लागतात. टी-पी, टी-पी म्हणजे ट्रायफॉस्फेट, ट्रायफॉस्फेट, ट्रायफॉस्फेट. आणि इकडे डी वाले लागतात. डी-टी-टी म्हणजे काय, डिऑक्सी, डिऑक्सी ॲडेनोसाईन, डिऑक्सी गॉनोसाईन, डिऑक्सी सायटो, डिऑक्सीसाइटिडीन, डिऑक्सीथायमिडिन ट्रायफॉस्फेट, असे आपल्याला लागणार आहे. आता हे जे आहेत ना, हे यांचे दोन फंक्शन परफॉर्म करतात. पहिली गोष्ट काय करतात, की आपले जे एन्झाईम आहेत ना, डीएनए पॉलिमरेज वगैरे, ते डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम काय करणार, यांना काहीतरी असं सबस्ट्रेट लागेल ना, ज्याच्यामध्ये ते बॉन्ड बनवतील. ठीक आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे एन्झाईम काय करतो, दोन गोष्टीमध्ये फास्ट बॉन्ड बनवून देतो, बरोबर आहे. मग आता सपोज अगोदरचं, सपोज जर ॲडेनोसाईन फॉस्फेट असेल, खालचा जर गॉनोसाईन मोनोफॉस्फेट असेल, यांच्यामध्ये बॉन्ड बनवायचा आपल्याला. ठीक आहे. मग बॉन्ड बनवण्यासाठी एन्झाईम्सला सबस्ट्रेट पाहिजे ना, तर हे सबस्ट्रेट म्हणून काम करतात. सेकंड, तुम्ही पाहू शकता की हे हाय एनर्जी मॉलिक्यूल आहे. एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी. आता यांची जी एनर्जी असते ना, गौरी तेजोड, यांची एनर्जी कुठे स्टोअर केलेली असते बरं? तुम्हाला माहिती, सपोज ॲडेनोसाईन आहे, त्याच्यानंतर ॲडेनोसाईन जो आहे, त्याचे सपोज जर एक फॉस्फेट असेल,
हे पहा, शुगर, नायट्रोजन बेस, सपोज फॉस्फेट समजून घ्या, सपोज सध्याच्याला असं नका समजून घ्या. ॲडेनाईन आहे, शुगर आहे आणि एक फॉस्फेट आहे. तर एक फॉस्फेट असेल तर मोनोफॉस्फेट, दोन फॉस्फेट असेल तर डायफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट असेल तर ट्रायफॉस्फेट. ठीक आहे. तर यांची हे जे बॉन्ड असतात ना, बॉन्ड, ठीक आहे, फॉस्फो काय इथर बॉन्ड म्हणा किंवा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड म्हणा, हे जे बॉन्ड असतात ना, ह्या बॉन्डमध्ये त्यांची एनर्जी स्टोअर्ड असते. तर ज्यावेळेस हे एन्झाईम्स काय करतील, या सबस्ट्रेट्स यूज करतील, त्यावेळेस हे बॉन्ड्स पण ब्रेक होतील. जसे बॉन्ड्स ब्रेक होतील, तिथून एक एनर्जी रिलीज होईल आणि ती एनर्जी जी रिलीज होईल, ती एनर्जी इकडचा बॉन्ड ब्रेक करेल आणि पण दुसरा बॉन्ड बनवण्यासाठी मदत केली जाईल. सो देअरफॉर दे प्रोव्हाइड अल्सो एनर्जी फॉर पॉलिमरायझेशन. ठीक आहे. असं इथं तुम्ही पाहू शकता. डी-एटीपी, डी-टी-टी-पी वगैरे. तर यांच्यावरती आपलं डी-एन-ए पॉलिमरेज एन्झाईम काम करतो. एन्झाईम काम केल्यानंतर तो काय करतो, तुम्ही पाहू शकता हे जे 2 फॉस्फेट आहे, 2 म्हणजे पायरो, फॉस्फेटला सेपरेट करतो आणि हे काय करतात, एनर्जी प्रोव्हाईड करतात. जसं मी तुम्हाला इथे दाखवतो. ठीक आहे, व्यवस्थितरित्या. ठीक आहे. आता तुम्ही इथे बघा, की आपण हेलिकेजद्वारे सेपरेट केले. सेपरेट केल्यानंतर आपण काय केलं, आर-एन-ए प्रायमरद्वारे जोडला. जोडल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता, मला आता काय करायचं आहे, डी-एन-ए पॉलिमरेज थ्रो मला एक नवीन बॉन्ड बनवायचा. ठीक आहे. मग मी काय केलं, टी-टी-पीला बोलावलं. सपोज फॉर एक्झाम्पल हा वरचा जो स्ट्रँड आहे, वरच्या स्ट्रँडवरती जो नायट्रोजन बेस होता व थायमिन होता. मग मला थायमिन सोबत कोण जोडावं लागेल? ॲडेनाईन जोडावं लागेल. मग ॲडेनाईन तर सेपरेट येणार नाही. ॲडेनाईन येत असतो ॲडेनाईन ट्रायफॉस्फेटमध्ये. त्याच्यानंतर सपोज हं. मग डी-एन-ए पॉलिमरेज काय करतो? इथून ब्रेक करतो. ब्रेक केल्यानंतर ठीक आहे, याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय करतो? बॉन्ड बनवतो मागं. त्याच्यानंतर इथं सायटोसिन जर असेल, तर परत मग सायटोसिन कोणासोबत बॉन्ड बनवतो? गॉनोसाईन सोबत. गॉनोसाईन एकटा येणार नाही. तो येतो गॉनोसाईन ट्रायफॉस्फेट सोबत. मग परत डी-एन-ए पॉलिमरेज काय करतो? इथून बॉन्ड ब्रेक करतो. बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर एनर्जी रिलीज होते. ती एनर्जी रिलीज झाल्यानंतर परत असा बॉन्ड बनत जातो अशा पद्धतीने. परत मग असं करत, 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 करत ते काय करतात पॉलिमरायझेशन करतात. हे एन्झाईमसाठी सबस्ट्रेट कोण आहेत? हेच डी-ए-टी-पी, डी-जी-टी-पी. त्याच्यानंतर हेच काय करतात एनर्जी प्रोव्हाईड करतात पॉलिमरायझेशनसाठी. असं करत, 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 करत डी-एन-एचा आपला स्ट्रँड बनत जातो. मी काय म्हणतोय कळतंय का तुम्हाला? येस? येस? आवाज येतोय का माझा तुम्हाला? एम आय ऑडिबल? गौरी? तेजोल? आवाज येतोय का? Yes, sir. ओके, ओके. ठीक आहे. तर तर तुम्ही पाहू शकताय, की अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचंय, डी-एन-ए पुढं, 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 पुढं काय करायचं, बनवत जायचंय. ठीक आहे. आता इथे बघा, सिंपल. मी काय करतोय, डी-एन-ए जो आहे, तुम्हाला एकदा मी बनवून दाखवतो. ठीक आहे. आता इथे बघा, डी-एन-ए जो आहे, ठीक आहे. डी-एन-एमध्ये बघा व्यवस्थितरित्या, हा कोणता एन्झाईम होता सांगा बरं? त्या एन्झाईमचं नाव काय लवकर सांगा? येस? DNA helicase. व्हेरी गुड. आता इथं बघा 3' to 5' ही डायरेक्शन आहे. 5' to 3' ही डायरेक्शन आहे. तर आपण काय करू, कधी पण आपल्याला जर स्ट्रँड जर बनवायचा असेल, नवीन स्ट्रँड, आपण काय करतो, ओल्ड स्ट्रँडला यूज करतो. त्याच्या आधारावरती आपण नवीन स्ट्रँड बनवणार आहे. ओल्ड स्ट्रँड आपण यूज करतो. त्याच्या आधारावरती आपण नवीन स्ट्रँड बनवणार आहे. तर हे बघा, मी काय केलं सगळ्यात अगोदर आर-एन-ए प्रायमरचा यूज केला. ठीक आहे. आर-एन-ए प्रायमर कोणी बनवला? प्रायमेज एन्झाईमने बनवलं. त्याने आर-एन-ए प्रायमर बनवलं. त्यानंतर मी काय केलं? डी-एन-ए पॉलिमरेज थर्ड हा एन्झाईमचा यूज केला. त्याने काय केलं? डी-एन-एचं स्ट्रँड बनवलं. कोणत्या डायरेक्शनने हे सगळं काम चालू आहे? 5' to 3' डायरेक्शनने काम चालू आहे. त्याच पद्धतीने इथं पण सगळ्यात अगोदर इथं पण आता 5' to 3' मला ह्या डायरेक्शनने जर बनवायचं असेल, तर इथं पण मी काय करणार? आर-एन-ए प्रायमर यूज करणार. नंतर मी काय करणार? डी-एन-एचं स्ट्रँड बनवणार. ठीक आहे. मग तुम्ही पाहू शकताय, की हा डी-एन-ए हेलिकेज काय करेल? बॉन्ड ब्रेक करत, 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 करत वरती जाणारच आहे.
मी काय करेल ह्या डायरेक्शनमध्ये डीएनए बनवतच जाणार आहे. तसं तसं जसे जसे बॉन्ड होत जातील तसं तसं मी ह्या स्टँड वरती पण डीएनए बनवणार, ह्या स्टँड वरती पण डीएनए बनवत बनवत पुढे जाणार. आता मी काय करतो, तुम्हाला काय करतो, डीएनए हेलिकेजला मी थोडंसं काय करतो, पुढे घेऊन जातो, बॉन्ड ब्रेक करतो, मग तुम्हाला दाखवतो. आता तुम्ही पाहू शकता की रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्क हा एक तुम्ही ट्युनिंग फॉर्क वगैरे पाहिलं असेल, वाय शेप स्ट्रक्चर असतंय, ज्याची वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी असते डिफरंट हर्ट्समध्ये. तसंच इथं काय आहे, की आपण जेव्हा रेप्लिकेशन करतो, त्यावेळेस एक वाय शेप स्ट्रक्चर तयार होतं. त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो रेप्लिकेशन फॉर्क. ठीक आहे. आता मी काय केलं, डीएनए हेलिकेजला थोडंसं वरती नेलं. वरती नेल्यानंतर तुम्ही इथं पाहू शकता, की हायड्रोजन बॉन्ड खूप ब्रेक झाले. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता, परत मी काय केलं, हा गॅप माझा भरून काढला. पण आता इथं बघा, की हा जो स्ट्रँड आहे, ह्या स्ट्रँडवरती तुम्ही बघा, की मला परत आर-एन-ए प्रायमर बनावं लागेल आणि परत जो उरलेला पार्ट आहे, तिथं मला डी-एन-ए पॉलिमरेज थर्ड आणून मला बॉन्ड बनावं लागेल. म्हणजे नवीन स्ट्रँड बनवावे लागेल. आता व्यवस्थित बघा, मी जे काही तुम्हाला सांगणार आहे, ठीक आहे? व्यवस्थित, ठीक आहे? इथे बघा, हे जे आहे, ठीक आहे? हे जे स्टँड आहे, हे जे स्टँड नवीन स्टँड जे बनतंय, नवीन स्टँड न्यू स्टँड. हे नवीन स्टँड तुम्ही पाहू शकताय. ते नवीन स्टँड इथून तिथून कंटिन्युअस आहे. कंटिन्युअस थ्रूआउट. त्याच्यामुळे त्या स्टँडला आपण म्हणतो लीडिंग स्टँड किंवा कंटिन्युअस स्टँड. लीडिंग स्टँड और कंटिन्युअस स्टँड हम उसको बोलते हैं. आणि त्याच्यानंतर दुसरे हे जे तुम्ही पाहू शकताय, दुसरा जो आहे, तुम्ही पाहू शकताय, ते स्ट्रँड जो आहे तो डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड आहे. का बरं डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड? कारण तुम्हाला माहिती आहे टायमिंगला, टायमा-टायमाला तुम्हाला त्या ठिकाणी आर-एन-ए प्रायमरचा यूज करावा लागणार आहे. का बरं आर-एन-ए प्रायमरचा यूज करावा लागणार आहे? कारण तुम्हाला माहिती आहे डी-एन-ए हेलिकेज जाईल वरती. जसा डी-एन-ए हेलिकेज वरती जाईल, तसंच काय होईल त्या ठिकाणी परत आर-एन-ए प्रायमर बनावे लागेल. तर तुम्ही पाहू शकता हा जो स्टँड असेल तो कंटिन्युअस असेल का डिस्कंटिन्युअस असेल? बोला. येस. कंटिन्युअस और डिस्कंटिन्युअस? कोणता सर? हा वाला स्टँड. धिस वन. डिस्कंटिन्युअस. डिस्कंटिन्युअस. ठीक आहे. तर हे जे डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड्स आहेत किंवा जे डिस्कंटिन्युअस जे तुकडे-तुकडे आहेत, या तुकड्या-तुकड्याला एका सायंटिस्टच्या नावाखाली नाव दिलं जातं. त्या सायंटिस्टचं नाव होतं ओकाझाकी, आहे ना. त्याच्यामुळे त्या तुकड्या-तुकड्याला पण नाव दिलं जातं ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. म्हणजे बेसिकली जर तुम्हाला जर विचारलं कोणी, व्हॉट डू यू मीन बाय ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स? ठीक आहे. त्यावेळेस तुम्हाला सांगावं लागेल, "धीस आर दी न्यूली सिंथेसाइज्ड डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड्स." त्याला आपण काय म्हणतो? ओकाझाकी फ्रॅगमेंट म्हणतो. आधी इथं बघा, ओकाझाकी स्ट्रँड्स किंवा डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड्स किंवा ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स हे कोणत्या स्ट्रँडवरती बनतात? कोणत्या टेम्प्लेट स्टँडवरती बनतात? असा प्रश्न जर विचारला, तर तुम्हाला लगेच सांगता यायला पाहिजे, की जे ओल्ड स्टँड आहे किंवा टेम्प्लेट स्टँड आहे, त्याची जी डायरेक्शन जी होती ती 5' टू 3' डायरेक्शन आहे. तुम्ही इथं पाहू शकताय. ज्याची डायरेक्शन 5' टू 3' आहे. ज्याची डायरेक्शन कशी आहे? 5' टू 3' आहे. तुम्ही पाहू शकता नवीन स्टँड पण बनताना आपल्याला 5' टू 3'च बनावं लागणार आहे. पण 5' टू 3' ह्याच स्ट्रँडवरती आपला जो 5' टू 3' वाला आहे, तो डिस्कंटिन्युअस बनत जातो. तुम्ही पाहू शकता 5' टू 3' हेलिकेज एन्झाइम असं पुढं-पुढं जाईल आणि परत आपल्याला आर-एन-ए प्रायमरची गरज लागेल. परत आपण स्टँड बनवू, परत आर-एन-ए प्रायमर, परत स्टँड बनवेल, परत आर-एन-ए प्रायमर. असं करत-करत केलं तर सगळे डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड होऊन जातात. त्यामुळे एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, हा क्वेशन तुम्हाला वारंवार विचारला जाईल, की ओकाझाकी फ्रॅगमेंट किंवा डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड्स कोणत्या टेम्प्लेट स्ट्रँडवरती बनतात? तर तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे, की 5' टू 3' पोलॅरिटी असणाऱ्या स्ट्रँडवरती आपले ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स बनतात. आणि जर तुम्हाला विचारलं, की कंटिन्युअस स्ट्रँड्स कुठे बनतात? मग तुम्हाला सांगावं लागेल, की अशा टेम्प्लेट स्टँडवरती ज्याची डायरेक्शन 3' टू 5' आहे. ह्या डायरेक्शनवरती कंटिन्युअस स्ट्रँड बनतो. ठीक आहे. आता इथे बघा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, की डी पॉलिमरेज फर्स्ट हा एक असा एन्झाइम आहे, जो एन्झाइम काय करू शकतो, यू नो एक्सोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी शो करू शकतो. म्हणजे तो डी-एन-एला कट करू शकतो. ठीक आहे.
मग त्याने काय केलं तुम्ही पाहू शकता, आर एन ए प्रायमरला रिमूव्ह केला. आर एन ए प्रायमरला रिमूव्ह केल्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो डीएनए पॉलिमरेज आहे तो काय करू शकतो, शॉर्ट, जिथं जिथं गॅप पडेल तिथं तो शॉर्ट साईजचा डीएनए पण बनवू शकतो. त्याने काय केलं तुम्ही पाहू शकताय, त्याने शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए पण बनवलं. आणि तुम्ही पाहू शकता आता व्यवस्थितरित्या, तुम्ही पाहू शकताय की शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए ज्या ज्या ठिकाणी आरएनए होता त्या त्या ठिकाणी शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए बनवलं. आता तुम्ही पाहू शकता इथं हे जे तुकडे-तुकडे आहेत, हे तुकडे-तुकड्याला जॉइन करण्यासाठी देखील तुम्हाला एका एन्झाईमची गरज आहे. त्या एन्झाईमची गरज कोणती आहे? डीएनए लायगेज एन्झाईम. तर डीएनए लायगेज एन्झाईम काय करेल तुम्ही पाहू शकताय. हे जे छोटे-छोटे तुकडे आहेत त्याला भरून काढेल. आता व्यवस्थितरित्या तुम्ही हे सगळं बघा आणि मला सांगा यामध्ये काही डाऊट आहे का तुम्हाला? एकदा बघा. डाऊट असेल तर मला सांगा, मी परत एक्सप्लेन करेल. येस? नो सर. ओके. तेजल क्लिअर आहे का तुला? हो सर, क्लिअर आहे. ओके. तर आता जस्ट बघा तुम्ही पुढे. तर रेप्लिकेशन जे मेथड आहे इज अ सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड अँड बायडायरेक्शनल प्रोसेस. तर हा डाटा पण ध्यानात ठेवायचा तुम्हाला. इन इक्वलाय जे सेल डिव्हिजनचं जे ड्युरेशन आहे ते 20 मिनिट आहे. डीएनए रेप्लिकेशनचं जे ड्युरेशन आहे ते 18 मिनिट आहे. मग जर तुम्ही जर कॅल्क्युलेट जर केलं, इफ यू जस्ट कॅल्क्युलेट है ना, हाऊ मेनी टोटल काइंड ऑफ बेस पेअर्स प्रेझेंट आहे बरं इकोलाय मध्ये, कोणी सांगू शकताय का? हाऊ मेनी टोटल बेस पेअर्स आर प्रेझेंट इन इकोलाय? 4.6 into 10 to the power 6. 4 पॉइंट 0.6 into 10 to the power 6. हां. तर एवढ्या बेस पेअर आहेत आणि डिव्हायडेड बाय जर तुम्ही 18 मिनिट गुणिले 60 सेकंद जर केले, तर तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला आन्सर जे आहे ते अप्रॉक्सिमेटली 2000च्या आसपास भेटतंय. सो यू जस्ट सी की एका सेकंदाला 2000 बेस पेअर बनवले जातात. एवढं पॉलिमरायझेशन फास्ट आहे, एवढं ते ॲक्युरेट आहे. ठीक आहे. जरी थोडंसं जरी डिव्हिजन जर झालं न्यूक्लियस डीएनएच्या डिव्हिजनसाठी थोडीशी जरी गलती जर झाली, तर आपण पाहतो की पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होती. न्यूक्लियस डिव्हिजन होत नाही. फक्त क्रोमोझोम डबल होतात सेलमध्ये. अशा पद्धतीने. ओके. सो वी हॅव completely studied this DNA replication topic. So we have studied this DNA replication topic. You know. So today we will not be having reading of NCERT, but I request all of you, ठीक है, कि आप लोग क्या करो अभी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है डीएनए रेप्लिकेशन का, आप जस्ट एक बार उसको पढ़ लो. खुद से आपको कितना समझ में आता है ये मुझे जानना है. ठीक है. तो कल मैं आपको पूछूंगा कि आपको कितना परसेंट समझ में है. देखो आप मेरा मन रखने के लिए कुछ मत बोलो कि हाँ सर हमको समझ में आया, ठीक है, हाँ सर ऐसा. तो आई वांट दैट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बोलो, ताकि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ताकि और बेटर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आगे आने वाले सेशन में. तो आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा बोलो कि कि भाई सर नहीं समझ में आया तो क्या करें, अभी नहीं समझ में आया आप फिर से एक्सप्लेन करो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. लेकिन आप कंसेप्ट को क्लियर करो. और दूसरी बात, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे. सो आई विल बी एंडिंग माय क्लास नाउ, कि टाइम भी ख़त्म हुआ है. सो आई हैव अर्जेंट मीटिंग, नीड हैव टू गो. तो आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे. तो आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट किया, कल हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, परसों ट्रांसलेशन करेंगे, जेनेटिक कोड करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और जीन रेगुलेशन स्टडी करेंगे. ऐसे 1 वीक में हमारा